आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी पढ़ रहा है, बेच रहा है या बस अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। बिल्कुल। विषय है डिजिटल ब्रांडिंग। और आज हमारे पास चर्चा के लिए जो नोट्स हैं उनका आधार अनुज कुमार द्वारा लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है। हाँ, और अनुज एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है जो एसईओ और सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। हाँ, और उनकी इस रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। उनका फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि रातों रात कोई पोस्ट कैसे वायरल की जाए या शॉर्ट टर्म ट्रैफिक कैसे लाया जाए। सही कहा। उनका पूरा जोर इस बात पर है कि लंबी अवधि के लिए इंटरनेट पर किसी ब्रांड पर भरोसा कैसे कायम किया जाता है और अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ यानी टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बनाया जाता है। और हमारा मिशन भी यही है आज, इस डिजिटल ब्रांडिंग नामक बला को डीकोड करना। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग सोचते हैं एक सुंदर सा लोगो बना लिया, वेबसाइट पर कुछ चमकीले रंग तय कर लिए तो हो गई ब्रांडिंग। जबकि सच तो ये है कि ये किसी भी व्यवसाय की संपूर्ण ऑनलाइन पहचान है। आजकल एक आदत बन गई है ना कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने या सर्विस लेने से पहले लोग चुपचाप गूगल और सोशल मीडिया पर उस व्यवसाय की जांच पड़ताल करते हैं। एकदम। एक तरह से इंटरनेट पर डिजिटल जासूसी की जाती है, बस ये देखने के लिए कि वो बिजनेस असली भी है या नहीं। ये डिजिटल जासूसी वाला पॉइंट बहुत ही सटीक है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये कि ये पूरी प्रक्रिया एक अदृश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अदृश्य कैसे? मतलब कस्टमर के दिमाग में ये फैसला तब हो रहा होता है जब बिजनेस ओनर को भनक तक नहीं होती। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, वो असल में भरोसा और एक अनुभव खरीद रहे हैं। हाँ, जब कोई इंटरनेट पर नए ब्रांड को खोजता है तो उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे होते हैं कि क्या ये ब्रांड सच में काम का है, दूसरे लोगों का अनुभव कैसा रहा। वही अदृश्य मानसिक प्रक्रिया अंत में तय करती है कि कोई इंसान उस ब्रांड को अपना वक्त और पैसा देगा या नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक बात और जोड़ने दीजिए, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी देखने को मिलती है। अक्सर देखा गया है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल ब्रांडिंग को एक ही तराजू में तौलने लगते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। बहुत से फाउंडर्स को लगता है कि अगर उन्होंने फेसबुक या गूगल पर एड्स चला दिए और वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है तो उन्होंने ब्रांड बना लिया। लेकिन क्या ये अलग नहीं है? ये एक बहुत ही बुनियादी भ्रम है और इन दोनों के बीच की लकीर को समझना जरूरी है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य काम है लोगों का ध्यान खींचना, ट्रैफिक और लीड्स लाना। शॉर्ट टर्म नतीजों पर फोकस करना। बिल्कुल। इसमें ऑफर्स दिए जाते हैं, प्रमोशंस होते हैं और इसके लिए लगातार पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जहां जब तक पैसे डालते रहेंगे लोग आते रहेंगे। जिस दिन एड बजट खत्म, ट्रैफिक गायब। जबकि डिजिटल ब्रांडिंग लंबी अवधि का वैल्यू बनाती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उस बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करने के बाद कैसा महसूस करते हैं। सही पकड़ा। और सबसे बड़ी बात, ब्रांडिंग तब भी अपना काम कर रही होती है जब सारे एड्स पूरी तरह से बंद होते हैं। अनुज कुमार की नोट्स में इस पर एक बहुत ही सटीक पंक्ति दी गई है जो इस फर्क को शीशे की तरह साफ कर देती है। उसमें लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग लोगों को दरवाजे तक लाती है, लेकिन डिजिटल ब्रांडिंग उन्हें रुकने, भरोसा करने और वापस आने पर मजबूर करती है। एकदम परफेक्ट कोट है। जैसे मान लीजिए किसी ने जूतों का एक ऐड देखा और दुकान के अंदर आ गया, वो मार्केटिंग है। लेकिन दुकान का माहौल कैसा है, दुकानदार ने कैसे बात की, क्या वो इंसान दोबारा आएगा, वो ब्रांडिंग है। और यहीं से असली काम शुरू होता है कि इंटरनेट पर उस दुकान के माहौल को कैसे बनाया जाए। इस रिसर्च में एक 8 कदम का फॉर्मूला सजा किया गया है जिसका सबसे पहला हिस्सा है ब्रांड की नींव या ब्रांड फाउंडेशन। लोग तो अक्सर सीधे वेबसाइट बनाने या इंस्टाग्राम पेज खोलने दौड़ पड़ते हैं। वही तो गलती है। कोई भी कंटेंट बनाने या एड चलाने से पहले एक गहरी स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। ब्रांड का मिशन क्या है, वो किस समस्या को सुलझा रहा है और सबसे अहम, उस ब्रांड का टोन कैसा है। टोन यानी बात करने का तरीका और व्यक्तित्व। अगर हम सोचें, एक कानूनी सलाह देने वाली कंपनी का टोन बहुत कॉर्पोरेट और गंभीर होना चाहिए। हाँ, ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें। और वहीं अगर कोई खिलौने बनाने वाली कंपनी है तो उसका टोन बहुत ही दोस्ताना और चंचल होना चाहिए। अगर खिलौने की कंपनी वकीलों की तरह बात करेगी तो कोई नहीं जुड़ेगा। बिना इस बुनियादी स्पष्टता के ऑनलाइन उपस्थिति भटकी हुई लगती है। अब जब सोच तय हो गई तो बात आती है विजुअल आइडेंटिटी की, जो इस फॉर्मूला का दूसरा कदम है। और हम जानते हैं कि ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि इंसान शब्दों की तुलना में
चित्रों को या विजुअल्स को बहुत ज्यादा तेजी से याद रखते हैं। हमारा दिमाग इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए ही बना है। सही कहा। लेकिन सिर्फ एक अच्छा लोगो बना लेना काफी नहीं है, लोगों को स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल से आपका मतलब है कि मोबाइल स्क्रीन पर भी उतना ही साफ दिखे जितना बड़े बिलबोर्ड पर? बिल्कुल। कई बार लोग इतने जटिल डिजाइन बना लेते हैं जो छोटे आकार में एक धब्बे जैसे दिखते हैं। इसके अलावा 2 से 3 मुख्य ब्रांड रंगों का उपयोग और फॉन्ट में निरंतरता रखनी चाहिए। निरंतरता रखना तो बहुत जरूरी है। जब वेबसाइट, ईमेल और सोशल मीडिया पर एक ही तरह के रंग और फॉन्ट दिखते हैं तो देखने वाले के मन में तुरंत एक प्रोफेशनलिज्म का संकेत जाता है। ये बिखराव को रोकता है। अवचेतन मन को लगता है कि अगर ये बिजनेस अपने रंगों को लेकर इतना व्यवस्थित है तो अपनी सर्विस में भी भरोसेमंदी होगा। तो नींव मजबूत हो गई, विजुअल तय हो गए। अब ये सब इंटरनेट पर रहेंगे कहाँ? तीसरा कदम है एक शक्तिशाली वेबसाइट बनाना, जिसे डिजिटल घर कहा गया है। वेबसाइट सिर्फ एक डिजिटल ब्रोशर नहीं है, इसे एक बातचीत की तरह महसूस होना चाहिए, एक 24 घंटे काम करने वाले सेल्समैन की तरह। और इसके लिए वेबसाइट को तेजी से लोड होना चाहिए। आजकल लोगों के पास धैर्य नहीं है, 3 या 4 सेकंड से ज्यादा लगा तो तब बंद। और मोबाइल फ्रेंडली होना तो अब मजबूरी है। इसके अलावा वेबसाइट पर सोशल प्रूफ होना भी बहुत अहम है। सोशल प्रूफ यानी समाज की स्वीकृति। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो हम भी उसे सुरक्षित मान लेते हैं। रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स इसका अच्छा उदाहरण है। हाँ, और अबाउट अस पेज सिर्फ साल बताने के लिए नहीं होता, ये कहानी सुनाने की जगह है कि फाउंडर्स ने ये बिजनेस क्यों शुरू किया। साथ ही अथॉरिटी साबित करने के लिए एक ब्लॉग सेक्शन होना चाहिए। अथॉरिटी से मुझे चौथे कदम की याद आई, कंटेंट। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कंटेंट असल में किसी ब्रांड की आवाज है। बिल्कुल। ये ब्लॉग, रील या वीडियो के रूप में लोगों को ब्रांड की सोच का अनुभव कराता है। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि रातों रात वायरल होने के पीछे भागना एक जाल है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वायरल होने से एक दिन के लिए लाखों लोग देख लेंगे, लेकिन अगले दिन भूल जाएंगे। निरंतरता से और मानवीय रूप से जुड़ने से पक्की ऑडियंस बनती है। लेकिन इस सब में एक सवाल उठता है कि लोग इस बेहतरीन कंटेंट तक पहुंचेंगे कैसे? और यहीं आता है 5वां हिस्सा, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसे नोट्स में सबसे अंडररेटेड टूल और साइलेंट ब्रांड बिल्डर कहा गया है, यानी मौन ब्रांड निर्माता। ये साइलेंट कैसे हुआ? मार्केटिंग तो शोर मचाने के लिए होती है ना? साइलेंट इसलिए क्योंकि ये एड्स की तरह अचानक चेहरे पर नहीं आता। ये पीछे से शांति से काम करता है। जब लोग गूगल पर अपनी समस्या सर्च करते हैं और बिना किसी एड टैग के ऑर्गेनिक नतीजों में एक ब्रांड सबसे ऊपर आता है, तो भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि गूगल इसे रेकमेंड कर रहा है। सही पकड़ा। इसमें लोकल एसईओ की बड़ी भूमिका होती है, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और लंबे आर्टिकल्स भी इसमें मदद करते हैं। ये बिना शोर शराबे की जड़ें मजबूत करता है। और शोर शराबे से याद आया, इंटरनेट का सबसे बड़ा शोर, सोशल मीडिया, जो कि छठा कदम है। लोगों को लगता है रोज 3 बार पोस्ट करो, चाहे बिजनेस से लेना देना हो या ना हो। वहीं पर लोग गलती करते हैं। सोशल मीडिया का मतलब अंधाधुंध पोस्ट करना नहीं है, ये पोजिशनिंग के बारे में है। पोजिशनिंग? हाँ, कि आप ब्रांड को लोगों के दिमाग में कहाँ स्थापित करना चाहते हैं, सस्ता या प्रीमियम। इंस्टाग्राम या लिंक्डइन का असली इस्तेमाल ब्रांड को ह्यूमनाइज करने के लिए होना चाहिए, यानी कॉर्पोरेट लोगों के पीछे के इंसानों को दिखाना। और इससे हम 7वें कदम पर आते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग। लोग लोगों से ज्यादा इंसानों पर भरोसा करते हैं। इसीलिए फाउंडर लेड ब्रांडिंग पर जोर दिया गया है। जब कोई फाउंडर सामने आकर अपनी कहानी, अपनी असफलताएं और सीख साझा करता है तो एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनता है। लोग सोचते हैं असफलता बताना जोखिम भरा है, लेकिन असल में जब कोई अपनी गलती मानता है तो ग्राहक को लगता है कि ये लोग ईमानदार हैं, ये झूठ बोलकर कुछ नहीं बेचेंगे। और यही ईमानदारी ब्रांड को आगे ले जाती है। 8वां और आखिरी कदम है ऑनलाइन प्रतिष्ठा या रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। एक ब्रांड सिर्फ वो नहीं जो वो खुद कहता है, वो ये भी है जो दूसरे उसके बारे में कहते हैं। गूगल रिव्यूज बहुत मायने रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि नकारात्मक या 1 स्टार रिव्यू का जवाब देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कई लोग उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, पर जब कोई बिजनेस आलोचना स्वीकार करता है और समस्या सुलझाने की कोशिश करता है तो नए ग्राहक को लगता है कि कल को मुझे कोई दिक्कत आई तो ये कंपनी भागेगी नहीं। ये पारदर्शिता सबसे गहरा भरोसा पैदा करती है। तो अगर कोई इन 8 कदमों को अपनाता है तो अंत में व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बहुत ठोस फायदे हैं। पहला फायदा,
पहली कॉल से पहले ही 80% भरोसा बन चुका होता है। जिससे कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। लोग वेबसाइट पर आकर आसानी से ग्राहक बन जाते हैं। और महंगे एड्स पर निर्भरता कम हो जाती है। सबसे अहम बात, ये प्रीमियम प्राइसिंग को संभव बनाता है। यानी अपने प्रोडक्ट को वैल्यू के आधार पर महंगे दाम पर बेचना, ना कि सस्ता होने की होड़ में शामिल होना। जैसे लोग एप्पल का फोन सस्ता होने के लिए नहीं खरीदते। एकदम सही। लेकिन इस रास्ते में कुछ आम गलतियां भी हैं, जैसे बिना सोचे प्रतिस्पर्धियों की नकल करना या फिर पोजीशनिंग स्पष्ट ना होना। और एसईओ को नजरअंदाज करके सिर्फ तुरंत सेल्स के पीछे भागना। वैसे इन सब को आसान बनाने के लिए कुछ टूल्स भी बताए गए हैं दस्तावेज में। हाँ, विजुअल डिजाइन के लिए कैनवा का जिक्र है, जो बहुत आसान है। एनालिटिक्स के लिए गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल हैं। और एसईओ की बारीकियां समझने के लिए एचरेफ्स या सेमरश जैसे टूल्स काम आते हैं, जो इंटरनेट के एक्सरे विजन की तरह बताते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। साथ ही नोशन या ट्रेलो से प्लानिंग की जा सकती है। ये सारे टूल्स इस जटिल प्रक्रिया को बहुत व्यवस्थित बना देते हैं। तो इस चर्चा को समेटते हुए अनुज कुमार के नोट्स का मुख्य संदेश यही निकलता है कि इस डिजिटल दुनिया में लोग सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस ब्रांड को खरीदते हैं जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सही कहा, डिजिटल ब्रांडिंग कोई खर्च नहीं, भरोसे में किया गया निवेश है। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरा विचार जो इस चर्चा से निकलता है, हाँ, वो ये कि अगर डिजिटल ब्रांडिंग एक ऐसी बातचीत है जो इंटरनेट पर 24 घंटे चलती रहती है, यहाँ तक कि जब बिजनेस चलाने वाले सो रहे होते हैं, तो जरा सोचिए, एक कमजोर या नदारद डिजिटल पहचान संभावित ग्राहकों से क्या कह रही है? क्या आपकी डिजिटल खामोशी अनजाने में दुनिया को ये संदेश तो नहीं दे रही कि आप अपने ग्राहकों की परवाह ही नहीं करते? ये खामोशी अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये विश्लेषण एक मजबूत ऑनलाइन पहचान बनाने में मददगार साबित होगा।